साल के बाद नॉन फंक्शनल वेतनमान मिलेंगे। आपको मालूम हो उत्तराखंड के बिजली कर्मियों ने क्या किया? पिछले वर्ष उन्होंने हड़ताल की नोटिस दिया और वहां की सरकार समझ नहीं पाई। अभी यहाँ की सरकार भी नहीं समझ पा रही, वहां की सरकार समझ नहीं पाई। मैं उत्तराखंड में ही था, रात को हड़ताल शुरू हुई, एक एक करके बिजली बंद होना शुरू हो गई। विधानसभा की भी बिजली चली गई, मुख्यमंत्री के घर की भी बिजली चली गई, कई और संस्थानों की, सुरक्षा संस्थानों की भी बिजली चली गई। तब अचानक सबकी नींद खुली, तब वार्ता के लिए बुलाया गया और 2 हड़तालों का परिणाम रहा। आपका अधिक समय नहीं लूंगा इस मामले में कि आज उत्तराखंड के बिजली कर्मियों को पूर्व की तरह, जब मैं पूर्व शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो पूर्व राज्य विद्युत परिषद की तरह 3 समयबद्ध वेतनमान मिलते हैं और तीनों पदोन्नति के पद के समयबद्ध। हम इसके पायनियर थे, हमने इसकी शुरुआत किया था। उत्तर प्रदेश से पहले पूरे देश में कहीं यह नहीं मिलता था। हमारे साथ समझौता हुआ, समझौते में लिखा गया कि सेवा शर्तें किसी भी प्रकार से कमतर नहीं होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो समयबद्ध वेतनमान में परिवर्तन किया है प्रबंधन ने, क्या इसके सामने हमें चुप बैठ जाना चाहिए? क्या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए तो कुछ लोग शक्ति भवन में क्यों बैठे हुए? सेम की जरूरत नहीं है, वो हमारे आपके सहयोगी बैठे हुए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमजोरी है ये, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमजोरी है ये कि वह लोग अभी भी शक्ति भवन के अंदर बैठे हुए। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम पूर्व की तरह जिस मांग को हम लेकर लड़ रहे हैं, क्या हम पूर्व की तरह समयबद्ध वेतनमान को ऐसी परिस्थितियों में ले सकते हैं? इसलिए एक बात तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सारी मांगों पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन खास बातें तर्क के साथ मैं आपके सामने बताऊंगा, जिससे जब आप दफ्तर में कल बैठे जाके तो अपने उन सहयोगियों को जो नहीं आए वर्कआउट करिए, उनको कैलकुलेट करके बताइए कि पदोन्नत पद का वेतनमान मिलेगा तो कितना एरियर मिलेगा, कितनी पगार में वृद्धि होगी, कैलकुलेट करके बताइए। अभी मुकेश कुमार जी को मैंने खड़ा किया था, दोबारा नहीं खड़ा करूंगा। आपको मालूम है क्या एरियर मिला है उत्तराखंड में? 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के एरियर मिले हैं उत्तराखंड। हमारे घर में पहली बात तो यहाँ नेता वगैरह कोई नहीं है, वो नेता लोग उधर विधानसभा मार्ग पर हैं, यह सब कार्यकर्ता हैं। तो हमारी जेब कट गई है, हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारे पर्स में कितने रुपए थे और कट के चले गए। वर्कआउट करिए दफ्तर में बैठ के कि अगर पदोन्नत पद का वेतनमान मिलेगा तो हमारा वेतन कहां पर फिक्स होगा, कैसे मिलेगा हमें वो आगे। गजट में लिखा है, 2000 में जो गजट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एज फार एज टर्मिनल बेनिफिट्स आर कंसर्न्ड, कंसेशनल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट इज पार्ट ऑफ द टर्मिनल बेनिफिट। जहां तक सेवांत सुविधाओं का प्रश्न है, मेडिकल का रिइंबर्समेंट और रियायती दर की बिजली उसका अंग है, उसका हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी गजट में इनके भुगतान की जिम्मेदारी ली है। सारे भारतवर्ष में केवल 2 ही प्रांत है, मैं आपको बता दूं, केवल 2 प्रांत हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां पर रिटायर्ड बिजली कर्मियों को ट्रेजरी से पेंशन मिलती है। सारे देश में कहीं पेंशन नहीं मिलती है ट्रेजरी से। ट्रेजरी सरकार का खजाना है, यह हमारे 2000 के संघर्ष का परिणाम है।
लेकिन जब वो लिखते हैं कि सेवांत सुविधाओं में यह दो चीजें भी शामिल हैं, केवल पेंशन नहीं, मेडिकल रिम्बर्समेंट और रियायती दर की बिजली। मैं इसको और पुख्ता उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं। एक पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी बिजली की सुविधा मिलती रहती है। मिलती है कि नहीं मिलती? एक पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो जैसे उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी पत्नी को मेडिकल रिम्बर्समेंट की भी सुविधा मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? जिंदाबाद 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 तो यह हमारे लिए अधिकार है, जीवन भर का अधिकार। और अभी क्या हो रहा है, एक कल का ऑर्डर निकला, उस आदेश में निकला है कि जो कर्मचारी रियायती दर की बिजली की सुविधा का भुगतान भी कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, रियायती दर की बिजली की सुविधा का भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना लेजर का नंबर नहीं दिखाया पे बिल पर, उनकी तनख्वाह रोक दी है। पढ़ा आपने ऑर्डर? जब हमने कहा स्वेच्छाचारी रवैया है शीर्ष प्रबंधन का, चेयरमैन का, इसी को स्वेच्छाचारिता कहते हैं। सर्विस कनेक्शन किसने दिया है? विभाग ने दिया। यह विभाग की जिम्मेदारी है। कनेक्शन नंबर हमारा जो पैसा कटता है, जो आप कटवाते हैं अपने पे बिल से, अपनी पगार से, वो पैसा कहाँ जाता है? लेसा में जाता है। वो बिजली का पैसा है, बिजली का भुगतान है, बिना लेजर के कहीं चला जा रहा है वो पैसा। अगर यह किसी का फेल्योर है तो पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का फेल्योर है, और केवल इसी एक बात पर उन्हें कागपत्र देके चले जाना चाहिए। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी। लेकिन उद्देश्य दूसरा, उद्देश्य दूसरा, उद्देश्य है मीटर लगाना, उद्देश्य है सुविधा को छीनना। और इस सुविधा को आप नहीं छीन सकते क्योंकि एक्ट में इस बात को प्रॉमिस किया। मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ किया था। मैंने अपनी बात कि यह समझौता माननीय मुख्यमंत्री से हुआ है, पूरी मंत्रिपरिषद से हुआ है, 1 दर्जन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे थे, उनके साथ ये समझौता हुआ, कई मिनिस्टर्स बैठे थे, उनके साथ ये समझौता हुआ, और उससे आप पीछे हट रहे हैं। वार्ता की मेज पर बैठिए, क्या करना चाहते हैं हम आपको बताएंगे इसके संबंध में। 6000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है मेंबर पार्लियामेंट, 3000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है विधानसभा के सदस्यों, और बिजली कर्मी जो लोग जहां काम करते हैं वहां की चीजें उनको रियायती दर पर मिलती है। बिजली कर्मी तो बिजली पैदा कर रहा है, अन्य जगहों पर भी लोग काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते। बिजली कर्मचारी बिजली को पैदा कर रहा है, बिजली का पारेषण कर रहा है, बिजली का वितरण कर रहा है, और अपनी जान को जोखिम में डाल के कर रहा है। यह ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि रियायती बिजली की सुविधा हमें मांग में, अपने मांग पत्र में मजबूर होकर लिखना पड़ा। कम से कम इस मांग के लिए गजट का, एक्ट का उल्लंघन करके इस मांग के लिए आप हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर मत करिए। यह strकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करेगा, और बिजली कर्मी तो इसको हासिल करके ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो पदोन्नत पद के वेतनमान थे वो अभी तो पूर्व में मिल रही सुविधा थी, इसलिए उसको भी जो आप वापस ले रहे हैं वह भी आपका गलत फैसला है। पुरानी पेंशन एक राष्ट्रीय आंदोलन इस देश में बनने जा रहा है, बन गया, एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया पुरानी पेंशन। कितने कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी? हाथ उठाएंगे आप? केवल मुट्ठी भर कर्मचारी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलेगी। और मैं यह भी आगाह करना चाहता हूं कि जो मुट्ठी भर कर्मचारी यहाँ हैं जिनको पेंशन मिलेगी,
जो लोग बैठे हैं जिनको नहीं मिलेगी, अगर इनको नहीं मिलेगी तो कुछ वर्षों के बाद उनको भी नहीं मिलेगी। यह तय है। यह कोई खुश होने की बात नहीं है, यह कोई ताली बजाने की बात नहीं है। यह इसलिए होगा, यह इसलिए होगा। देखिए, यह वह सरकार है जिसने सेना तक में भर्ती को बंद कर दिया, और जो नोट बना है, बेसिक नोट बना है उसका भर्ती का, सेना में भर्ती बंद करने का, जानते हैं उस नोट में क्या लिखा है? उस नोट में लिखा है कि सैन्य कर्मियों की पेंशन का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए रेगुलर भर्ती बंद की जाए और अग्निवीर उनके स्थान पर भर्ती किए जाए। तो जिस दिन मेजॉरिटी उनकी हो जाएगी, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, और काम करने वाले लोग, वह लोग जो पेंशन के पात्र हैं, वह माइनॉरिटी में आ जाएंगे। द डे इज नॉट फार ऑफ, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अचानक किसी दिन सरकार कह देगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैंडेमिक के नाम पर, कोरोना के नाम पर 18 महीने का डीए जब्त कर लिया गया, किसी के मांग पत्र में है? वह डीए क्या हमारा अधिकार नहीं था? वह भी हमारा अधिकार मूल्य सूचकांक के साथ जुड़ा हुआ है, और वह लाखों रुपए में है। कैलकुलेट करके देख लीजिए। यह भी हमने कहा ना, हम तो उस स्थिति में आके खड़े हैं कि हमारी जेब कटती जा रही है और हमें पता ही नहीं कि हमारे पर्स में कितना पैसा कट के चला गया। अरे मांग पत्र में तो कम से कम हम लोग रखें, पूरे देश में कोई नहीं रख रहा। जैसे कोई धर्म खाता खुला था, लाखों रुपए चले गए, कहां चले गए यह भी किसी को नहीं पता, कहां चले गए। आरटीआई में लोग पूछ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि राष्ट्रहित में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसमें भी कोई राष्ट्रहित है, वो पैसा कहां चला गया? 18 महीने का डीए का पैसा कहां चला गया? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये पुरानी पेंशन जन आंदोलन बन चुका है। बिजली कर्मचारी संघर्ष में हर क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहेंगे। पुरानी पेंशन को जन आंदोलन बनाइए। आज जो संघर्ष प्रारंभ हुआ है, आगाज है आज इस संघर्ष का, इसमें पुरानी पेंशन जन आंदोलन का विषय बनना चाहिए। सहमत हैं? सहमत है। थोड़ा जोश दिखाइए, ऐसे नहीं मिलेगी पेंशन। सहमत है। दिखाइए अपनी ताकत। आवाज दो, आवाज दो। हमेशा कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है, कभी इसका निजीकरण, कभी उसका निजीकरण, और वेतन विसंगतियां किनारे चली जाती है। आपस में लड़ रहे हैं लोग वेतन विसंगतियों के नाम पर। यद्यपि मैं महसूस करता हूं, मेरा अनुभव है कि पदोन्नत पद के वेतनमान मिल जाने से तमाम प्रकार की विसंगतियों का समाधान अपने आप हो जाएगा। जो बचेंगी, हम सब लोग साथ बैठे हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम सब लोग मिल बैठ के उनका आपस में उन पर सामंजस्य बनाएंगे, सहमति बनाएंगे, और उनका भी हम आपके लिए समाधान करेंगे। अभी कोई तीज त्योहार आता है, कोई तीज त्योहार आता, अभी मैं कल देख रहा था, बड़ा अजीब सा ट्वीट था, पावर कॉर्पोरेशन का ट्वीट था कि बिजली कर्मियों को डीए मिला, उनकी बल्ले बल्ले। अजीब बात है। दिवाली के पहले एक समाचार आया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को बोनस बांट दिया, कर्मचारियों की पाव 12। हम तो उस पाव 12 में नहीं थे, ना पाव में थे, ना 12 में थे। कितने साल से बिजली कर्मियों को बोनस नहीं मिला, यह भी किसी को पता नहीं। इसलिए यह भी हमारे मांग पत्र का एक हिस्सा है। मैं छोड़ रहा हूं और लोगों के लिए, जगह जगह ट्वीट रहे हैं कर्मचारी, उनकी सुरक्षा का उपाय कैसे होगा, हमारे और साथी जब बोलेंगे तब उसके विषय में वह आपको जानकारी देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर राव ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, और कहा आज बिजली का समीक्षा की जाएगी, बिजली के सारे एमडी आ जाए, चेयरमैन आ जाए। तो उन्होंने पूछा कि यह लोग, आप लोग क्या हैं?
तो वह सभी लोग आईएएस थे। हमारा आईएएस से कोई विरोध नहीं। मैं एक बात आप बता, हमारे आपके बीच में बैठे हुए कई लोगों के बच्चे भी आईएएस हो गए होंगे, इसलिए हमारा उससे कोई विरोध नहीं। हमारा किसी सेवा से कोई विरोध नहीं। राष्ट्रीयता होनी चाहिए, सुचिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। विरोध हमारा किसी से नहीं। तो मुख्यमंत्री ने पूछा उन लोगों से कि आप इसके पहले कहाँ पोस्टेड थे, क्या करते थे? तो एक एमडी ने बताया कि साहब इसके पहले मैं मद्य निषेध में था। उन्होंने पूछा उसके पहले आप कहाँ थे? तो उन्होंने बताया मैं आबकारी में था। तो मुख्यमंत्री ने कहा आप लोग काफी जादूगर किस्म के लोग हैं। आप आबकारी में आके शराब भी बेच लेते हैं, मद्य निषेध में आके शराब भी रोक लेते हैं। आप काफी जादूगर किस्म के लोग हैं। लेकिन बिजली में हमें ऐसे जादूगर नहीं चाहिए। इसलिए अब आप लोग यहां से जाइए। तेलंगाना अकेला प्रदेश है, भारत का अकेला प्रदेश है जहां ऊर्जा निगमों में एक भी आईएएस अधिकारी तैनात नहीं है। सबको उन्होंने निकाल दिया तेलंगाना के मुख्यमंत्री। लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि जब राज्य बिजली बोर्ड तोड़ा गया था, उस समय जब ऊर्जा निगम बने हैं तो ऊर्जा निगमों का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा है कि कैसे चयन होगा चेयरमैन का, कैसे चयन होगा एमडी का, कैसे चयन होगा निदेशकों का। वह प्रक्रिया अचानक क्यों रुक गई? जो पुराने लोग हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, नए लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में जब नए चेयरमैन बने उस समय 4 कॉर्पोरेशन बने थे। पावर कॉर्पोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम और केस्को। और इन चारों कॉर्पोरेशन में जब चेयरमैन बने, सीएमडी जब तैनात किए गए, तो जो लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसी के अनुसार एक कमेटी बनी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। इंटरव्यू हुए, बाकायदा एडवर्टाइज किया गया और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। पावर कॉर्पोरेशन के पहले चेयरमैन आर.के. नारायण थे, जो पीजीसीआईएल के भी चेयरमैन रहे। उत्तर प्रदेश के बहुत ही उच्च कोटि के तकनीकी विशेषज्ञ थे, यहाँ के चीफ इंजीनियर हमारे रहे। वो हमारे पहले चेयरमैन बने थे, चयन से बने थे। उत्पादन निगम के पहले चेयरमैन ओ.एन. सक्सेना साहब थे, बहुत ही उच्च कोटि के अभियंता, वह चयन से बने थे। जल विद्युत निगम के पहले चेयरमैन इंजीनियर एस.एन. अग्रवाल बने थे, वह चयन से बने थे। और केस्को के पहले सीएमडी विष्णु अवतार चतुर्वेदी बने थे, वह चयन से बने थे। याद है ना केस्को के लोगों को? याद है ना आप लोगों को? यह सब चयन से बने थे। उसके बाद जब 2003 में 4 कंपनियां और बनी, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल, तब इनके जो एमडी बने वो भी चयन से बनाए गए। मध्यांचल में उदय नारायण साहब एमडी बने थे, याद है ना सबको यह बात? चयन से बने थे। एक इंजीनियर एमडी बना, वहां से आए थे मुंबई से, वर्मा जी, वह पूर्वांचल के चेयरमैन बने थे, जिनका एक हाथ नहीं था। यहाँ के चेयरमैन बने दक्षिणांचल के कृपाल सिंह, वह भी इंजीनियर थे। और पश्चिमांचल के चेयरमैन एक आईएएस अधिकारी बने थे, अवनीश अवस्थी। लेकिन वह इंटरव्यू दे के आए थे और कमेटी के सामने इंटरव्यू दे के उनका सिलेक्शन हुआ। किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन अब अचानक क्या होगा? क्यों नहीं चयन होता? अभी कुछ साल पहले तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले तक जब एमडी इंजीनियर बना करते थे तो चयन समिति से चयन होता था। अब अचानक ये चयन क्यों बंद हो गया? मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बिजली के जानकारों से चला। देश में कई स्थानों पर हड़ताल होती है। ये होता पुलिस बुला ली गई, सेना बुला ली गई। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि बिजली डंडे से नहीं चलती। बिजली भौतिक विज्ञान के एक नियम से चलती है। ओमसला है उस नियम का नाम। बिजली ओमसला से चलेगी, डंडे से नहीं चलेगी। और ओमसला वह जानते हैं जो मेरे सामने इस प्रांगण में बैठे हुए हैं कि वह बिजली चलेगी। डंडा ओमसला नहीं जानता, उससे बिजली नहीं चलाई जा सकती।
बड़ी मामूली सी मांग है हमारी कि ऊर्जा निगमों को अगर ठीक प्रकार से चलाना है और इसमें लेटेस्ट संशोधन हुआ है, अभी गुर्जर जी बोलेंगे उनके पास है वो संशोधन रखा है, लेटेस्ट संशोधन हुआ है 2017 में माननीय महाराज जी के कार्यकाल में वह संशोधन हुआ है। मैं माननीय महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग आपको नहीं बता रहे हैं, हम ट्विटर के माध्यम से आपके पास वह संशोधन भेज देंगे। आपका किया हुआ संशोधन है और उसी संशोधन के अनुसार ऊर्जा निगमों में चेयरमैन का और एमडी का चयन समिति के अनुसार किया जाना चाहिए और तब तक के लिए इन लोगों को छुट्टी दे देनी चाहिए, इनको छुट्टी दे दीजिए, इनको छुट्टी दे दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चार्ज दे दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक चयन नहीं होता, सहमत है आप मेरी बात से, जब तक चयन नहीं होता, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं बिना चयन के, उनको विदा करिए यहाँ से ससम्मान, जाए यहाँ से छुट्टी लेने, जाए यहाँ से। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें मांग करनी पड़ रही है। यह सरकार का नियम, सरकार के बनाए हुए नियम है, सरकार के बनाए हुए कानून, और उन्हीं का पालन नहीं हो रहा। एक और काम किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूछा कि आज संविदा पर कितने लोग काम करते हैं। उनको बताया गया 23,000 लोग संविदा पर काम करते हैं। संविदा का काम का मतलब होता है कैजुअल काम। जैसे हम लोग अपने घर में दीपावली के पहले पुताई कराते हैं तो संविदा पर करवाते हैं ना, मजदूर को ले आते हैं चौराहे से, करवा लेते हैं उससे। दीपावली खत्म हो जाती है, उसको पैसा देकर छुट्टी कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री तो सब जानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूछा कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा 23,000 लोग काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा इतने लोग संविदा पर क्या कर रहे हैं, सबको नौकरी से निकाल लो, हटाओ इन लोग। चीफ सेक्रेटरी का चेहरा उतर गया। मुख्यमंत्री ने पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि क्या बात है, आप सन्नाटे में आगे कुछ कहना चाहते हैं क्या? चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर अगर इनको हमने हटा दिया तो बिजली बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूछा कौन सा काम कर रहे हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा साहब बिजली व्यवस्था के चलाने का सारा काम तो यही लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर संविदा पर क्यों है? अगर नियमित प्रकृति का काम कर रहे हैं तो इनको रेगुलर करो, फाइल लाओ, मैं इनको रेगुलर करता हूं सर। कोई आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, यह परीलोक की कहानी नहीं है, यह इतिहास है जो बता रहा हूं, बहुत पुराना नहीं, 2014। उन्होंने फाइल पर ऑर्डर कर दिया सबको रेगुलर करो। लिटिगेशन हो गया, जो ठेकेदार थे उनका इंटरेस्ट मारा जा रहा था, ठेकेदार हाईकोर्ट में चले गए, मुकदमा हो गया, 4 साल मुकदमा चला, 2018 में मुकदमे का फैसला आ गया और सारे 23,000 बिजली कर्मी जो संविदा पर थे तेलंगाना में, वह सब नियमित हो गए और आज भी वह सब नियमित है। लेकिन अभी बात केवल तेलंगाना की नहीं है, अभी बात केवल तेलंगाना की नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारे कर्मचारियों को, जिसमें बिजली कर्मचारी भी शामिल है, जो संविदा पर काम करते हैं सबको नियमित कर दिया। पढ़ रहे हैं ना आप स्कूल? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कर दिया। अभी 10 दिन नहीं गुजरे हैं, नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सभी को रेगुलर कर दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारे जो लोग भी हैं, मैं ऐसे चाहूंगा हाथ उठाएं, संविदा के कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत थोड़े लोग हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, खुद अपने आप से भी कर रहा हूं अनुरोध, कि संविदा के कर्मचारियों की इतनी बड़ी मांग हमने अपने मांग पत्र में लिखा है, संविदा के कर्मियों को यहाँ आना चाहिए। वो निर्भय हो के आए। आज संघर्ष की शुरुआत है, कोई बात नहीं, लेकिन निर्भय हो गया। अब ये कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। तेलंगाना में, दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में सभी संविदा कर्मचारी नियमित कर दिए गए। संविदा कर्मचारियों को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, इसमें उनको शरीक होना चाहिए।
अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी हमने संघर्ष किया, एक नारा लगाते हैं हम लोग, पता नहीं उसमें दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लड़े थे, जीते थे, लड़ेंगे, जीतेंगे, यह केवल नारा नहीं है, यह एक हकीकत है। वर्ष 2000 में हम लड़े थे, 22 साल पहले हड़ताल हुई थी, एक लिटिगेशन की वजह से उत्पादन निगम अलग हो गया, बाकी सब एक ही प्रबंधन, आज भी चेयरमैन तो एक ही, अकेला प्रदेश है मैंने बताया उत्तराखंड और यूपी भारत भर में जहां ट्रेजरी से लोगों को पेंशन मिलती। लेकिन पुरानी बातें आपसे नहीं करूंगा, मैं पिछले 3-4 साल की ही बात कर रहा हूं। वर्ष 2018 में यहीं पर हम लोग एकत्र होते थे, तब 5 शहरों का फ्रेंचाइजी का टेंडर हो गया था, 7 जिलों के सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर निजीकरण का टेंडर हो गया। यह कैबिनेट का डिसीजन था, उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट का डिसीजन। लोगों की मान्यता है उत्तर प्रदेश की सरकार सामान्यतः अपने निर्णय वापस नहीं लेती, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका विराट हृदय है, वह निर्णय वापस नहीं लेते, लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि निर्णय गलत है तो वह निर्णय वापस लेने में संकोच भी नहीं करते, और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को नहीं किया। वर्ष 2018 में जब हमने ध्यानाकर्षण किया, कैबिनेट ने अपना निर्णय वापस लिया। 5 शहर मामूली शहर नहीं थे, एक वाराणसी था माननीय नरेंद्र मोदी जी का शहर, एक गोरखपुर था माननीय महाराज जी का शहर, एक लखनऊ था माननीय राजनाथ सिंह जी का था। याद है ना आपको? वापस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? संघर्ष किया था हमने, इसलिए 7 जिलों का टेंडर वापस हुआ। फिर उसके बाद बात आई वाराणसी की। वाराणसी डिस्कॉम के निजीकरण का फैसला है। वाराणसी में तो मैंने आपको उस समय सर्कुलेट भी किया था। टाटा की कंपनी ने, दिल्ली में जो कंपनी है, उसने पोस्टिंग ऑर्डर भी इशू कर दिए थे, बिना टेंडर के पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिए थे। टाटा को बता दिया गया था कि तुमको वाराणसी का काम देखना, और लोग तैयार हो गए जैसे गंगा स्नान करने के लिए काशी में। टाटा के लोग बड़े खुश थे, बैठे थे, बौखला गए थे। आर के सिंह साहब इकोनॉमिक टाइम्स के चैनल में वो बौखला के कह रहे थे 6 महीने बाद फिर हो जाएगा निजीकरण, फिर हो जाएगा निजीकरण। आपा खो दिया था उन्होंने, आर के सिंह साहब ने अपना। लेकिन सर्वोच्च स्तर से लिया गया निर्णय उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की एकता के सामने, जो हमने अपनी एकता से शक्ति जगाई, उसका परिणाम रहा कैबिनेट सब कमेटी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट करके कैबिनेट सब कमेटी ने पहली लाइन क्या लिखा है? वाराणसी के निजीकरण का फैसला वापस लिया जाता है। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा उसमें? आगे लिखा भविष्य में भी उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण का कोई फैसला बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। लिखा नहीं लिखा ये? अब हमें मांग पत्र में क्या लिखना पड़ रहा है? यहाँ के ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप का निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ 220 kV, 400 kV, 765 kV। एक समय में महाराष्ट्र के हम सलाहकार थे। उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियरों से ज्यादा पारेषण के मामले में योग्य इंजीनियर पूरे देश में कहीं नहीं है। हम PGCIL के सलाहकार थे, हम महाराष्ट्र के सलाहकार थे, और आज हमारे ही यहाँ निजी क्षेत्र के ठेकेदार आएंगे इन सब स्टेशन को चलाने के लिए। यह उल्लंघन है, कैबिनेट सब कमेटी के एग्रीमेंट का उल्लंघन है, जो एग्रीमेंट हुआ था 6 अक्टूबर 2020 में, उसका उल्लंघन है। इसलिए मित्रों, मैं अपनी आप बात को विराम दूं। एक और कार्यक्रम हमारा है, इधर पोस्टर लगा हुआ है, निजीकरण की प्रक्रिया केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। 23 नवंबर को दिल्ली चलो, और आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा लखनऊ के लोगों से, रिजर्वेशन नहीं कराया तो तुरंत करा लीजिए।
दिल्ली में सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है बिजली कर्मियों का, सबसे बड़ा। पूरे देश के बिजली कर्मियों का कुंभ होने जा रहा है दिल्ली में। लाखों की संख्या में बिजली कर्मचारी दिल्ली आ रहे हैं। असम से 2 बोगी आ रही हैं, त्रिवेंद्रम से 3 बोगी आ रही हैं, तेलंगाना से 1700 बिजली कर्मचारी आ रहे हैं, 2000 बिजली कर्मी तमिलनाडु से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं। लाखों में ये संख्या पहुंचने वाली है दिल्ली में 23 तारीख को। तो 23 तारीख को उत्तर प्रदेश की धमक दिल्ली में सुनाई पड़नी चाहिए। वादा करते हैं आप हमको? उत्तर प्रदेश की धमक सुनाई। मैं अपनी बात को विराम दूं, अब अंत में बोलूंगा। मैं कहूंगा आपसे 3 नारे लगाइए। पहला नारा मैं कहूंगा 23 नवंबर दिल्ली चलो। 23 नवंबर आप कहेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 23 नवंबर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 23 नवंबर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 23 नवंबर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। मैं कहूंगा 29 नवंबर से क्या होगा? आप कहेंगे कार्य बहिष्कार, कार्य बहिष्कार। 29 नवंबर से क्या होगा? कार बहिष्कार, कार बहिष्कार, 29 नवंबर से क्या होगा? कार बहिष्कार, कार बहिष्कार, 29 नवंबर से क्या होगा? कार बहिष्कार, कार बहिष्कार। और जिस स्लोगन के साथ हम चले हैं, सेव पावर सेक्टर, सेव इंडिया, पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ। यह भारत बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं कहूंगा पावर सेक्टर बचाओ, आप कहेंगे भारत बचाओ। पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ, पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ, पावर सेक्टर बचाओ। भारत बचाओ। 23 नवंबर दिल्ली चलो, 23 नवंबर दिल्ली चलो। 29 नवंबर से क्या होगा? 29 नवंबर से क्या होगा? 29 नवंबर से क्या होगा? पावर सेक्टर बचाओ, पावर सेक्टर बचाओ। धन्यवाद, जय हिंद।